तो भाई चैप्टर 11 चल रहा है और आखिरी सांसें ले रहा है ये। हीट ट्रांसफर आज हम पढ़ेंगे इसमें, है ना। सो क्या क्या पढ़ लिया भाई इस चैप्टर में? हमने काफी सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं। टेम्परेचर से लेके हीट देखी, फिर हमने थर्मल एक्सपेंशन देखा सॉलिड लिक्विड गैसेस के अंदर। उसके बाद हीट कैपेसिटीज वगैरह की बात करी थी हमने। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ टू रेज द temperature of unit mass by 1 degree Celsius is known as specific heat, है ना। यही होती है स्पेसिफिक हीट। क्या करती है? ये टेम्परेचर बढ़ाने के काम आती है ना। टेम्परेचर को चेंज करने के काम आती है। यस और नो। इसके साथ साथ ही हमारी एक क्या, लेटेंट हीट, L इज इक्वल टू Q बाय M। ये होती है कौन? लेटेंट हीट। ये क्या करती है? ये हमारी फेज को चेंज करती है। ठीक है, सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस भी बदलेगी ये। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो फेस को चेंज इसने किया और इस दौरान क्या रहता है हमारा? टेम्परेचर कांस्टेंट। चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये कहानी है लेटेंट हीट की। इसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। वो क्या कहता है? हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? हीट गेन होगा। गुड मॉर्निंग रूपानी। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये कब होता है? जब हमारा सिस्टम क्या हो? आइसोलेटेड सिस्टम। से पहले एक और चीज हमने देखी थी, वो क्या होती है? दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, किसी बॉडी के रेस्पेक्ट में हम वाटर का कितना मास ले लें, ताकि जितनी बॉडी को हीट और टेम्परेचर दे रहे थे हम, उतना ही उस वाटर के मास को दे पाए। तो दैट इज M इंटू S। ठीक है, M मास ऑफ द बॉडी, S स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। तो दिस इज कॉल्ड एज वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी है। इसके बाद हमने वो हीटिंग कर्व देखा था, जिसके अंदर हमें फेज चेंज हमने देखी थी। ठीक है, ड्यूरिंग सेम फेज हमारा टेम्परेचर राइज करता है, फिर जब फेज चेंज होने लगता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट की जगह पे हमें जो मैटर है उसकी दोनों फेजेस मिलती है, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड वेपर, है ना। तो वो कहानी थी इसकी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो हमें कैलोरीमेट्री के ऊपर ही कर रहे हैं, इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, और बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो 100 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मिक्स की जाती है 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे। देन व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर वी नीड टू फाइंड। जस्ट पता लगाइए। हम्म, इसके अंदर वही MS डेल्टा T और ML वाले फॉर्मूले लगेंगे। पहले तो आइस है हमारी, तो उसकी फेस चेंज होगी, ML फॉर्मूला लगेगा उसमें, है ना। तो ML और MS डेल्टा T यही फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, आइस के साथ दो केस हो रहे हैं। पहले तो वो अपनी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर वो लिक्विड बनेगा तो उसका थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो वो MS डेल्टा T उसके लिए लगेगा। लेकिन जो वाटर है उसके लिए ओनली MS डेल्टा T लगेगा।
जस्ट करिए फाइंड। हाँ भाई हो रहा है। यस ईशांत ए। और कोई? यस रब्बानी बताओ, शायद आप कल की क्लास में थे। बोलिए भाई, आ रहा है क्या किसी का? यस ए। अच्छा अच्छा, आपका भाई G20 ही है क्या? यस सर। अच्छा चलिए बढ़िया है। ओके ओके। ठीक है, तो देखो हमारे साथ दो कहानियां हो रही है। यस अभिषेक, ए ऑप्शन इतना करेक्ट। ठीक है, तो हीट क्या कर रहा है, लोअर टेम्परेचर पर है। और वाटर क्या है, हायर टेम्परेचर पर है। तो जो लोअर टेम्परेचर पे होगा वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब बाय आइस क्या होगी हमारे, इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, हीट लॉस्ट बाय वाटर। ठीक है, तो आइस के साथ मैंने जैसे बोला कि दो कहानियां हो रही है। 100 ग्राम ऑफ आइस हमारे पास था। ठीक है, तो ये पहले पानी बनेगा। ठीक है ना? तो पानी के लिए, पानी बनने के लिए कौन सी हीट, लेटेंट हीट MLF प्लस। अब ये जो पानी बन चुका है उसका कुछ ना कुछ टी टेम्परेचर अचीव हुआ होगा। ठीक है, तो ये 0 से T टेम्परेचर तक पहुंचेगा। तो MSW इंटू डेल्टा टी, एंड इट इज इक्वल टू वाटर के लिए। तो वाटर का कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है ना, वो बर्फ नहीं बनने वाला, क्योंकि हमारा बर्फ ही पानी बन चुका है, तो वाटर थोड़ी बर्फ बनेगा। ठीक है ना? सो यहाँ पर वाटर का मास, क्योंकि दोनों के मास सेम है तो इसलिए सिंपली ये भी लिख रहा हूँ मैं, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। अब मास ऑफ द आइस दैट इज 100, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम होती है हमारी। ठीक है, तो इनटू 80 प्लस मास ऑफ द this Piglava ice that is again 100 into specific heat 1 delta T that is 0 minus of, sorry, T टेम्परेचर के ऊपर पहुंच रहा है, T माइनस 0, 0 से T के ऊपर पहुंच रहा है, एंड इट इज इक्वल टू mass of the ice into specific heat, sorry, mass of the water into specific heat of water into delta T। delta T 100 से उबला हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस से टी के ऊपर पहुंचेगा, एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अचीव हो रहा है। ठीक है, तो ये 100 - T। ठीक है, सो अब बस वैल्यूज को सेट करना है। दिस विल बी 8000 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 100T, एंड इट इज 10,000 माइनस ऑफ 100T। तो टी के लिए सोल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 200T, और ये 8000 इधर जाएगा तो इधर बचेगा हमारे पास 2000। तो T विल बी इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर मैच कर रहा है। यही हमारा आंसर है। क्लियर है सबको? यस आयुष, समझ में आया? ऑल राइट अभिषेक, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। 2019 मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो वेन M1 मास या M1 ग्राम ऑफ आइस इज एट 10 - 10 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी ग्राम पर सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एडेड टू M2 ग्राम ऑफ वाटर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो फाइनल जो आइस है वो कुछ नहीं बच रही है, और वाटर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है ना? तो वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस हमें फाइंड आउट करनी है।
Yes, how will you find the latent heat of ice? सिंपल वही कहानी होगी, वापस से हमारा आइस हीट गेन करेगा, वाटर हीट लॉस करेगा। आइस के साथ फिर वही दो कहानी होगी, -10 से ये 0 पे जाएगा आइस की फॉर्म में ही, और फिर ये 0 से वाटर बनाएगा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, हीट लॉस्ट बाय water and it will be equal to heat gained by ice होगा। यस, आया किसी के ABCD? तो हीट गेन्ड बाय आइस, देखो क्या हुआ, m1 मास था, लेटेंट हीट की बात में अभी बात करते हैं। तो m1 से -10 से 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आया, कौन आया, आइस। तो आइस की स्पेसिफिक हीट लिखनी पड़ेगी, m1 एस आइस इंटू डेल्टा टी प्लस, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से, आइस से 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही वाटर बनाएगा, क्योंकि कोई भी आइस लेफ्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाटर बनाने वाला है। ठीक है, तो m1 एल एफ, ठीक है, तो ये एल एफ ही हमसे पूछ रहा है, लेटेंट हीट ऑफ आइस, एंड इट इज इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर। वाटर हमारा था 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और आ चुका है कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो m2 मास एस वाटर इंटू डेल्टा टी। सो वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर, तो m2 ऐसा का ऐसा, एस वाटर वो 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा टी क्या है, 50 से 0 के ऊपर पहुंच गया, एंड इट इज m1। एस आइस कितना होता है, 0.5, ये देखो ये दे रखा, डेल्टा टी कहाँ से कहाँ पहुंचा 0 से -10, सॉरी -10 से 0 के ऊपर ये पहुंच चुका है। एंड m1 LF सोल्व करते हैं, तो दिस विल बी 50 m2 एंड दिस इज 5 m1 प्लस m1 LF। तो LF के लिए सोल्व करेंगे, तो LF की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 50 m2 अपॉन m1 माइनस ऑफ 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर मैच कर रही है, एंड दिस विल बी अवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। किसी को कोई परेशानी इसके अंदर है क्या? नो सर। ओके, बढ़िया, चलिए अच्छी बात। ये एक और कर लेते हैं, एनसीईआरटी वाला हो गया था क्या आपके बेच में? यस, नो सर। नहीं हुआ, ठीक है, तो करो इसको भी ट्राई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉपर ब्लॉक ऑफ 2.5 किलोग्राम is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees Celsius and then placed on the large ice block. Okay, what is the maximum amount of ice that can melt? आइस होती है हमारी किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस के।
आइस ब्लॉक है बड़ा सारा, 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। इसके ऊपर हमने रख दिया गर्मा गर्म कॉपर, जो कि 2.5 किलोग्राम का है। इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। तो सिंपल सी बात है, ये ठंडा होगा, बर्फ के ऊपर रख दिया है हमने, और बर्फ क्या करेगा बेचारा हमारा, पिघलेगा। तो जो बर्फ का मेल्टेड अमाउंट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, कितना पानी बन जाए। नो इश्यूज प्रियांशु। देखो, इट विल बी heat lost by copper and it will be equal to heat gain by ice. तो बस दो ही कहानी हो रही है, कॉपर अपना टेम्परेचर 500 से 0 कर लेगा, और जो ये आइस है ये 0 से पिघल रही है बस, ठीक है। ये अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा, आइस जस्ट फेस चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट पूछा है आइस का जो कि मेल्ट कर सकता है, यानी कि ये पूरा का पूरा ठंडा होके 0 पे आ जाए कॉपर, और जो आइस है वो सिर्फ पानी ही पानी बना रहा है, अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा, 0 से के ऊपर अपनी फेस चेंज कर रहा है। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? So simply mass of the copper, specific heat of the copper into delta T, and it will be equal to जो मास ऑफ आइस है, मान लेते हैं m अमाउंट आइस पिघलेगा, इनटू लेटेंट हीट, जो कि कितनी दी गई है, इतनी। तो मास किस में रखोगे? देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर जूल पर ग्राम में, यहाँ पर मास हमें किस में दिया है, किलोग्राम में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। 2.5 इंटू 10⁻³ कॉपर की वैल्यू 0.39, डेल्टा टी 500 से 0 पे आया है, एंड इट इज विल बी इक्वल टू मास ऑफ द आइस, जो कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितना मेल्ट हुआ होगा, इनटू स्पेसिफिक हीट दैट इज 335 जूल पर ग्राम के अंदर। सोल्व करेंगे इसको तो एम आइस, ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 487,500 डिवाइडेड बाय 335। फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाती है 145.22 ग्राम, यस अमन 1.45, दैट इज करेक्ट। अब केजी में फाइंड आउट करना था, एम आइस विल बी इक्वल टू 1.45 किलोग्राम, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है सबके? तो थोड़ा दोबारा समझा दो, मैं अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, तो हीट लॉस देखो क्या दे रखा है, कॉपर ब्लॉक ऑफ 2.5 किलोग्राम इज हीटेड इन ए फर्नेस टू टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कॉपर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, एंड देन प्लेस्ड ऑन द लार्ज आइस ब्लॉक, ठीक है। आइस के ब्लॉक के इसको ऊपर इसको रख दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट, यानी कि इस आइस से कितना बर्फ बन जाएगा इस गर्मी की वजह से, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या कंडीशन हो सकती है मैक्सिमम के लिए, जो हमारा ये कॉपर है ये अपनी पूरी की पूरी हीट क्या कर दे, लॉस कर दे, यानी 500 डिग्री सेल्सियस से कितने पर आ जाए, 0 के ऊपर आ जाए। तो ये हीट लॉस बाय कॉपर दैट इज एम कॉपर एस कॉपर डेल्टा टी, ठीक है। ये लिख दिया हमने, मास ऑफ द कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर और टेम्परेचर चेंज 500 माइनस 0 के ऊपर आ गया। अब ये पूरी की पूरी हीट हमारा आइस एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है,
और वो आइस एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनाएगा वाटर बनाएगा, ठीक है। तो m आइस लिया हमने और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ली हमने, तो वो LF इतनी है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 335 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास, कितना हमारी आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ये लेटेंट हीट है हमारी, है ना, फेस चेंज करने के काम आती है, ठीक है। तो ये कहानी है बस इसकी। तो अब हम बढ़ते हैं भाई हीट ट्रांसफर की तरफ। व्हाट इज हीट ट्रांसफर? हीट हमारी ट्रांसफर करती है, हमें पता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर। हीट इज नथिंग बट एनर्जी इन ट्रांजिशन, ठीक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो जो हमारी हीट ट्रांसफर करती है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके ट्रांसफर के कितने मोड हो सकते हैं भाई? जैसे कि दिख रहा है 3 मोड हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से मोड है? एक हो गया कंडक्शन, एक हो गया कन्वेक्शन और एक हो गया रेडिएशन। रेडिएशन। यस, ये है कंडक्शन, ये है कन्वेक्शन और ये भाई साहब है हमारा कौन, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होगा, हमारा जो सॉलिड है ये जनरली किस में देखा जाता है, सॉलिड के अंदर, ठीक है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, जब जैसे कि आप ये रोड देख रहे हो, ठीक है ना, तो रोड के एक एंड को हम गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है। सो आपको पता है भाई, आप अगर कोई भी रोड लेके खड़े रहोगे जैसे, ठीक है, और उसको आग में आपने डाल रखा है, हीट उसको कंटिन्यूस दे जा रहे हो आप, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो जो हमारी हीट है वो ट्रांसफर करते करते उसके दूसरे एंड के ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है, और आप फिर उसको पकड़ नहीं पाओगे, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, हाथ चल जाता है हमारा, ठीक है। हमारे जो घर में यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, तो कुछ गर्ल्स होंगी तो वो भी जानती है इस चीज को कि भाई वो नीचे से भी गर्म होता है, फिर थोड़ी देर बाद ऊपर से भी गर्म हो जाता है और हाथ हाथ जल जाता है हमारा, ठीक है। सो सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं ना उनको हीट हम दे रहे हैं। अब वो जो पार्टिकल है वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करते करते अपनी एनर्जी जो है, उनको एनर्जी मिली है हीट की वजह से, अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर करते हैं, धक्का मुक्की करके ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे हम लाइन में खड़े होते हैं ना, यस, ओनली हीट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो हम लाइन में खड़े होते हैं भाई, तो क्या होता है, धक्का मुक्की होती है ना, ऐसे हीट ट्रांसफर होती है, तो इनके अंदर भी ऐसे हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है हमारा, ठीक है, जो सॉलिड का पार्टिकल है वो मूव नहीं करता, ठीक है। लेकिन कन्वेक्शन की कहानी इसके उलट है, ये होती है हमारे फ्लूइड्स के अंदर, यानी कि लिक्विड एंड, ना 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 ना, इसमें कन्वेक्शन में, हाँ सॉरी, हम कन्वेक्शन में होते हैं, दैट इज करेक्ट, कंडक्शन में नहीं होते। इसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, ये कहानी देखी जाती है हमारी लिक्विड एंड गैसेस के अंदर, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं, या पार्टिकल जो क्या करते हैं इसके, मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हीट हमने दी है, तो नीचे वाले पार्टिकल्स को क्या मिलती है, एनर्जी, और नीचे वालों की डेंसिटी हो जाती है कम, तो डेंसिटी कम होने की वजह से वाटर का ब्यूएंसी फोर्स लगेगा तो ये ऊपर जाएंगे। ऊपर वाले थे कम हीट के ऊपर, यानी कि डेंस थे, तो ये डेंसिटी की वजह से नीचे आ जाते हैं, फिर वापस गर्म होते हैं ऊपर जाते हैं, इस तरीके का ये साइकिल चलता रहता है हमारा, तो ये हो जाता है कन्वेक्शन। अब रेडिएशन, ये सॉलिड में हो गया, ये लिक्विड एंड गैसेस के अंदर हो गया, ठीक है। कन्वेक्शन हमारा सॉलिड के अंदर बहुत कम पॉसिबल है, ठीक है ना। तो रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होगा, इसके अंदर हमें हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हीट लेके आती है, जैसे हमारी सन से हमारे ऊपर पास डायरेक्ट हीट पहुंच रही है, वैसी जैसे हम हीटिंग इफेक्ट ले रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना। सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होती भाई, सूरज से एनर्जी या हीट हमारे पास आ रही है,
वो स्पेस में से होके आ रही, तो वहां पर मीडियम ही नहीं था, तो इट डजंट रिक्वायर्ड मीडियम, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड है। तो ये 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमारे पास होते हैं, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंडक्शन है, ठीक है, कन्वेक्शन कम है, रेडिएशन भी थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम कंडक्शन की। तो इसको बोलते हैं हम थर्मल कंडक्शन। क्यों? क्योंकि कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का भी कंडक्शन होता है ना। सो ये क्या होगा इसके अंदर, अगर मैं एक रॉड लूं इस तरीके से, ठीक है, ये रॉड हमने लिए और हमें पता है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल होते हैं। हमने दी यहां से इसको हीट, ठीक है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स का क्या स्टार्ट हो जाएगी, हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये T1 टेम्परेचर पर आ जाएगा और धीरे धीरे धीरे, देखो एकदम ये वाला एंड हमारा गर्म नहीं होता ना, है भाई, एकदम हीट पहुंच जाती है, नहीं पहुंचती, धीरे धीरे करके पहुंचती है। यानी कि ये वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे ज़्ज़ करके, और ये पास वाले को देंगे अपनी हीट, ट्रांसफर करके, टच कर करके, है ना, अपना मोमेंटम देंगे, अपनी हीट देंगे, अपनी एनर्जी देंगे पास वाले को। फिर पास वाला भी और वाइब्रेट करेगा, इसको देगा, फिर ऐसे करते 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 आगे पहुंच जाएगी हमारे दूसरे एंड के ऊपर हीट, ठीक है। दूसरे एंड के ऊपर हीट पहुंच गई तो यहाँ पर कुछ ना कुछ T2 टेम्परेचर हो जाएगा, और जो हमारा T1 होता है वो ग्रेटर देन T2 होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं। और हमारी जो हीट ट्रांसफर होने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो हीट ट्रांसफर होगी हमारी, ठीक है। पहले हो जाती है हमारी वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट मतलब क्या, कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ होगा, यहाँ का कुछ होगा और यहाँ का कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम गर्म नहीं होता। मान लो अगर मैं यहाँ का टेम्परेचर है हमारा इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का फिर हो जाएगा 10 और यहाँ का 5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वेरिएबल स्टेट है। अब जब स्टेडी स्टेट के अंदर आ जाएगा ना, तो धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। फिर और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या क्या होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, मान लेते हैं 30, यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो ऐसे करते करते हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, और एक स्टेबल स्टेट में पहुंचने के बाद, क्योंकि हीट तो हम फिक्स्ड अमाउंट में दे रहे हैं, है ना, ऐसा तो है ही नहीं कि बहुत ज्यादा हीट दे ही जा रहे हैं और बस कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हीट एंटर भी कर रही है तो यहाँ से निकलेगी भी सही हीट, है ना। तो इस वजह से एक फिक्स्ड चीज बन जाएगी यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा, जैसे 30, 20, 10 आ गया, तो ये स्टेडी स्टेट की कहानी है। यस, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हीट देते हैं, टक्कर कर करके कोलिजन होती है अंदर, इसके अंदर, और जो ये वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो अपनी जो मीन पोजीशन है ये मॉलिक्यूल्स ये नहीं खोते, क्योंकि वैसे ही पास पास चिपके हुए हैं भाई, ठीक है। अगर अपनी मीन पोजीशन खोने लग गए तो इसका मतलब उनका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंशन नहीं करवा रहे अभी हम, जस्ट हीट दे रहे हैं और हीट का ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर, हीट इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर without dislocation of particles from their equilibrium position, ठीक है। तो एक स्टेडी स्टेट आएगी बच्चों, जहां पर हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो स्टेडी स्टेट, क्या ये रोड है हमारे पास, ठीक है, रोड का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना। सो यहाँ पर अगर मैं इसको कंप्लीट बनाऊं रोड को, इस तरीके से ये रोड हमारे पास बन गई, ठीक है।
तो इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सरफेस बनेगी, ठीक है, ये सरफेसेस हमारे पास बनी, ठीक है, एक बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल नेग्लिजिबल थिकनेस की या इनफाइनिटेसिमल पोर्शन हमने लिया है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और पॉइंट के ऊपर सरफेसेस हमने बनाई। तो इनका जो टेम्परेचर होगा टी और टी डैश होगा, टी एंड टी डैश। तो एट स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ ए सरफेस या पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ ए सरफेस या पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, टी और टी डैश बराबर हो जाएंगी क्या, बोलो। यस सर। ओफो, टी और टी डैश बराबर हो जाएंगे? नो सर। नहीं होंगे, ठीक है, ये देखो ना, ये लिख रही है स्टेडी स्टेट की कहानी लिख रही है, इसका हाईएस्ट होगा, उसके बाद लो, फिर उसके बाद लो, ठीक है। तो टी और टी डैश बराबर नहीं होंगे, इसकी वैल्यू अगर 20 है तो 20 रहेगी, इसकी वैल्यू टी टी डैश 10 है तो 10 ही रहेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ ए सरफेस या पर्टिकुलर पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द हीट कंडक्शन इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, ये घटते हुए क्रम में होगा, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगा, और क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हमारा हीट ट्रांसफर ही बंद हो जाएगा, फिर क्या मतलब आ रहा है इसको पढ़ने का, ठीक है। सो ये कहानी होती है। तो हमारे जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, वो ऑसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, और इस वाइब्रेशन की वजह से पास वाले को अपनी एनर्जी देते हैं। तो ये होती है हमारी थर्मल कंडक्शन के अंदर कहानी, ठीक है। अब हम लेते हैं एक यूनिफॉर्म रोड, है ना। यूनिफॉर्म रोड के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके अंदर, जिसको फोरियर कंडक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इस जो थर्मल कंडक्शन का हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं रोड के लिए हीट ट्रांसफर का, उसे हम फोरियर कंडक्शन भी बोलते हैं, लो फोरियर कंडक्शन। तो ये एक एल लेंथ की रोड मैंने ली है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया मैंने हीट सोर्स, ठीक है। अब की बार 20 रुपए वाली मोमबत्ती लगाई, ठीक है। सो देखो, एल लेंथ इसकी मैंने ले ली, ठीक है, ये हायर टेम्परेचर पॉइंट, ये लोअर टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस के ऊपर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, डी एक्स लेंथ का, ठीक है। हमें पता है टेम्परेचर हीट फ्लो की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इसमें डिक्रीज करता है, ठीक है। ये हीट फ्लो की डायरेक्शन हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर टी होगा, तो इसका थोड़ा सा कुछ कम हो जाएगा क्योंकि डी एक्स छोटी सी लेंथ है, ठीक है। तो टी माइनस डी टी है, इसका चीज हो गया, टी वन बड़ा है टी टू से, ठीक है। तो अब इन स्टेडी स्टेट देखो, इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारी रोड का, चाहे ट्राइंगुलर हो या स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, है ना, या फिर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं ए ले लेता हूँ, है ना। तो इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, हम इस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, छोटे से पोर्शन के बारे में, जिसके ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस भी हमें पता है, उसकी लेंथ भी हमें पता है dx है, ठीक है। तो इन स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू बाई डी टी इज कांस्टेंट। देखा हमने, प्रैक्टिकल डाटा है, ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है तो ये डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे किसके, इस रोड के क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
हमारी टेम्परेचर ग्रेडियंट की, ठीक है। तो दैट इज माइनस ऑफ डी टी बाय डी एक्स, ये होता है हमारा कौन, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। ये भाई साहब कौन है, टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाय डी एक्स, यानी कि हमारे टेम्परेचर का वेरिएशन विद डिस्टेंस ये बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, इसके बारे में अभी बताता हूँ मैं। तो ये देखो, एक तो हीट फ्लो कहलाता है, हीट फ्लो रेट, रेट ऑफ हीट फ्लो, और एक और नाम इसको हम देते हैं, डेट इज थर्मल करंट। जैसे हमारे वायर के अंदर करंट फ्लो करती है ना, आई करंट फ्लो कर रही है तो हर एक पॉइंट के ऊपर आई फ्लो कर रही है, ऐसे ही ये हीट फ्लो रेट जो है हर एक पॉइंट के ऊपर ये सेम रहती है, ठीक है ना। सो इसको थर्मल करंट भी नाम दिया जाता है। तो अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये सर ये इंडिकेट, थर्मल कंडक्शन का फॉर्मूला है, डी अभी क्यू आ अपॉन डी रहा टी। हाँ, ये ही रेट ऑफ हीट फ्लो है, थर्मल कंडक्शन का फॉर्मूला अभी आएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाएंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन आएगा अभी, ठीक है। ओके। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग दैट कि जो हमारी हीट फ्लो है उसके डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ये चीज इसको डिनोट कर रहा है। तो छोटे से पार्ट के लिए बात कर रहे थे हम, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी टी, एंड इट विल बी इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया इनटू डी टी बाय डी एक्स, इसका नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये छोटे से पोर्शन के लिए हमने लिखी। अब इफ वी टेक होल लेंथ ऑफ द रोड, पूरी की पूरी रोड को ही कंसीडर कर ले, ठीक है। इसमें ध्यान देना, पूरी रोड हमारी क्या है, यूनिफॉर्म रोड है, इसका एरिया नहीं बढ़ रहा लेंथ के साथ में, ठीक है। सो डी क्यू बाई डी टी के लिए वैल्यू लिखेंगे तो क्यू बाय टी हम लिख सकते हैं, इसको एक ही बात है, वो छोटे से पोर्शन के लिए लिखा था इसलिए छोटा दिखाने के लिए डी से दिखा रहे हैं उसको, तो इसको क्यू बाई टी थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू T1 टेम्परेचर माइनस T2 अपॉन लेंथ, ठीक है। अब नेगेटिव साइन कहाँ गया है, यहाँ से डेल्टा टी में यहाँ पर लिखता है टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या है dt, और इसको बड़ी फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा टी, डेट विल बी फाइनल टेम्परेचर माइनस ऑफ इनिशियल, ठीक है। यहाँ का नेगेटिव साइन साथ में चल रहा है तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ डेल्टा टी विल बी इक्वल टू T1 माइनस ऑफ T2, तो ये वो चीज यहाँ पर लिखी, ठीक है। नेगेटिव साइन को हमने क्या कर दिया, उड़ा दिया। ये क्या है, के, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और इसी की वजह से हमारी जो चीजें है ना, वो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ क्या होती है, हीट होती है, ठीक है। हमारे जो कपड़े हैं, वूल के कपड़े होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि हीट को आने जाने नहीं देते, तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। भाई आप यूं तो नहीं कहते ना कि हमने जो जैकेट पहनी है उसमें हीट सोर्स है, बढ़िया हीट है इसके अंदर, ठीक है, ऐसा कहता है क्या कोई, कहता है तो उसको मना करा करो, फिजिक्स सिखाया करो, लेकिन हर एक को मत सिखाना, घर वालों को सिखाना बस, ठीक है, कि उसके अंदर कोई हीट सोर्स नहीं है, ये हमारी हीट को ट्रैप कर लेती है, हमारी बॉडी की हीट को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। ट्रैप और कर जो, लेती यस, और जो एयर होती है वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। हमने शुरू फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक सिनारियो लिया था इसका, स्विट्जरलैंड वाला, जहां पर एक मेटल की हमारी बेंच थी और एक वुड की थी, तो आप किस पर बैठना पसंद करोगे, ऑब्वियस सी बात है वुड के ऊपर, क्योंकि वुड जो होती है क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, उसमें हीट ट्रांसफर बहुत कम होता है। हाय इशिता, ठीक है। सो ये कहानी होती है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या हो सकती है, K इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, तो H से भी दिखाया जाता है, ऑन A T1 माइनस T2, यस कृष्णा, और किसी का
एंड दिस इज डिवाइड बाय एल। यस, किसी और का आ रहा है कृष्णा के अलावा? क्या होगी इसकी यूनिट? देखो वॉट जो होता है हमारा वो जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सर सी इज करेक्ट। हाँ सी होगा बिल्कुल, ठीक है। क्यों होगा? हीट है ये, जूल पर सेकेंड में होगी हीट की यूनिट। क्यों? क्योंकि ये हीट पर सेकेंड है, हीट फ्लो रेट है, ठीक है ना। तो क्यू अपॉन टी है, तो जूल पर सेकेंड। ये एरिया है मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में होगी, टेम्परेचर ये डिग्री सेल्सियस में होगा। मीटर स्क्वायर से एम कैंसिल आउट हो गया इसका, ठीक है। अब बची हुई चीजें है हमारे पास जूल पर सेकेंड, मीटर, डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी, या फिर केल्विन में लिख दो, उसको केल्विन में लिखा हुआ है तो सेल्सियस में भी लिखोगे तब भी बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ऐसा यूनिट में केल्विन आता है, ठीक है। तो ये केल्विन के लिए साथ में हमारी ये दोनों चीजें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमें आंसर लगाना है, ये दोनों इसकी यूनिट्स हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर 9 बेटा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। टेम्परेचर ग्रेडियंट इन a rod of 0.5 meter length is 80 Celsius per meter. The temperature of the hotter end of the rod is 30. Then the temperature of the cooler end we need to find. थर्टी टी कूल हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द रोड हमें 0.5 मीटर दी गई, टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है, डी टी बाय डी एक्स एंड इट इज 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। यस, कोल्ड एंड का टेम्परेचर क्या होगा? भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, विस्कोसिटी के साथ में, वैसे ही टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर का चेंज विद डिस्टेंस। यस बच्चों, आया क्या? भाई एक लाइन का आंसर है यार। देखो, हॉट एंड का टेम्परेचर माइनस कोल्ड एंड का टेम्परेचर डिवाइड बाय लेंथ dx की वैल्यू जो कि कितनी है, 0.5 है, एंड इट इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। सोल्व करेंगे तो दिस इज 30 माइनस TC, और इधर जाएगा तो ये 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो TC के लिए सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर है, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सबके? यस, बोलिए। यस सर। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। आपने रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, है ना। दो रेजिस्टेंस होते हैं R1 R2, उनको अगर जोड़ दें तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। याद है क्या चीज सबको? R1 प्लस R2 हो जाता है। यस यस, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर भी यही करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड। ठीक है, यहाँ पर भी यही कहानी हम लगाएंगे, यानी कि दो अलग अलग रोड्स ले लेंगे, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी दी होगी हमें, तो हम उनकी जगह एक सिंगल रोड लगाएंगे, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। ये गेम खेलते हैं। तो ये हॉटर एंड, ये लोअर टेम्परेचर वाला है TL। इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, दोनों के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A, और इसका भी क्या रहने वाला है, A रहने वाला है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2। तो रेजिस्टेंस के साथ इसका क्या ताल्लुक है,
तो R विल बी इक्वल टू लंका होता है लेंथ ऑफ द रोड, thermal conductivity of the road into cross sectional area of the road. This is called as thermal resistance. ठीक है, ये चीज याद रखना लंका वाली। ठीक है, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2 हो गया। अब इसकी जगह मैं एक सिंगल रोड लगाऊं, ठीक है, जिसकी लेंथ इन दोनों रोड के बराबर हो जाएगी L1 प्लस L2। फिर थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट हम बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो का वही रहेगा, टेम्परेचर चेंज वो का वही TH एंड TL। ठीक है, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट दिस, इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा। So R equivalent will be equal to R1 plus R2. So R equivalent की वैल्यू इसके लिए लिखेंगे टोटल लेंथ दैट इज L1 plus L2 अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज K equivalent into area। R1 लिखते हैं दैट इज L1 अपॉन K1 A, L2 अपॉन K2 A। सेम चीज है, कट जाएंगी, ए खत्म। तो K इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो आ जाएगा कितना, L1 प्लस L2 अपॉन L1 K1 प्लस L2 K2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। 3 रोड ले लेते तो ये और ज्यादा जुड़ जाता, तो इसको इन जनरल वी कैन राइट K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ Li, I की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है, कितनी भी नंबर ऑफ रोड्स ले लो, डिवाइडेड बाय इसका भी वही 1 से लेके n तक वैल्यू होगी, तो दिस इज Li अपॉन Ki। ठीक है, अब दो रोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इनकी लेंथ बराबर होती तो क्या होता, देखो जनरल फॉर्मूला ये ध्यान में रखना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, सो लेंथ बराबर होती तो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L होता, तो क्या होता, तो K इक्विवेलेंट हो जाता हमारे पास। सोल्व कर लेंगे L प्लस L अपॉन K1 प्लस L अपॉन K2, तो सोल्व करेंगे तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये हमारे पास चीज आ जाती है। ठीक है, याद रहेगा सबको, ये याद रखना बस। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, देखेंगे हम। ऑलराइट, वेरी गुड। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स, ठीक है, और लास्ट वाली भी देख लो। तो क्या है, वही हॉटर एंड होगा, कोल्डर एंड होगा, दो रोड्स होंगी। अनदर रोड्स में लगाऊंगा। ठीक है, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका रेजिस्टेंस R1, थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका रेजिस्टेंस R2, थर्मल कंडक्टिविटी K2, और दोनों की जो लेंथ है वो L एंड L है ना। सो दो रोड्स हमने लगाई, तो इनकी जगह एक ही रोड में लगा देता, तो उसका क्या होता, सेम टू सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के तरीके है ना। सो यहाँ पर जो इसका एरिया है वो A1 प्लस A2 हो जाता, लेंथ वही रहेगी, थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट हो जाएगी, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, लेंथ वही रह रही है, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, और ये इस तरीके से दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो इसके लिए भी लिख देंगे। आयुष हो गया ना आई थिंक आपका काम। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो दिस विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आएगा हमारे पास। ठीक है,
तो इसके लिए वैल्यूज लिखते हैं हम, सॉरी ये 1/r इक्वलेंट होगा ना, तो R इक्विवेलेंट के लिए रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस हमें लिखना आता है, कैसे लिखेंगे? इसके लिए वैल्यू, ठीक है, लंका होती है, ठीक है ना, लेंथ वो की वही है K इक्विवेलेंट, इसका एरिया दैट इज A1 प्लस A2 एंड इट इज इक्वल टू R1 के लिए, तो ये हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी, इसका एरिया A1 अपॉन L प्लस अगेन K2 A2 अपॉन L, ठीक है। L से L उड़ा देंगे हम, तो K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? K इक्विवेलेंट विल बी K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, ठीक है। तो अगर जनरली हम लिखें, या फिर इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A होगा, तो टू रोड्स के लिए K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से K1 A प्लस K2 है, कॉमन ले लेंगे, A बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर A प्लस A, तो 2A हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी हमारे पास कितनी? दैट इज गोइंग आउट टू बी K1 प्लस K2 अपॉन 2, ठीक है। 3 रोड्स होती तो K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाय 3 इस तरीके से हो जाता अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इन जनरल वी कैन राइट दिस फॉर्मूला, दैट इज summation of Ki Ai upon summation of Ai, ठीक है। इसकी भी वैल्यू I इज इक्वल टू 1 से n तक, इसकी वैल्यू I इज इक्वल टू 1 से n तक हम ले सकते हैं। क्लियर है ये सारी बातें? यस, बताइए। ऑलराइट, वेरी गुड, ठीक है। सो इसका ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम। ऑलराइट इशिता, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ ट्वाइस ऑफ L है, थर्मल कंडक्टिविटी 3K, इसकी K है। करिए फाइंड आउट। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज के लिए फॉर्मूला था हमारे पास समेशन ऑफ Li, ऑप्शन से बताना है क्या? चलो ऑप्शन में देता हूँ, 4K बाई 5, 9K बाई 5 और 10K बाई 5, ठीक है, और 5K बाई 5, ठीक है। बता दो ABCD। समेशन ऑफ Li अपॉन समेशन ऑफ Li अपॉन A। अच्छा चलो और भी बच्चे बताओ। कैलकुलेशन है प्योर और कुछ नहीं है। देखो दोनों की लेंथ की, रोड की लेंथ कितनी है? एक की L, एक की 2L डिवाइड बाय लेंथ थर्मल कंडक्टिविटी K। यस प्रियांशु, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। और अनदर रोड की लेंथ दैट इज 2L, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 3K है। सोल्व करते हैं तो L प्लस 2L दैट इज 3L, यहाँ पर से L कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/K, यहाँ पर 2/3K बच रहा है हमारा, ठीक है। तो L से L को उड़ा देंगे, तो 3 और नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 3 के एलसीएम आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा कितना? यस बी है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 था तो 2 into 1, ठीक है। 3 के ऊपर चला जाएगा तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 into 3K डिवाइड बाय 3 plus 2 that is 5, तो this will be 9K by 5. This will be our answer.
क्लियर है? कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए अब तो। ठीक है, 12th में भी आएगा इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले हमारे, है ना? यस, वेरी गुड। तो चलो एक और है, इसकी लेंथ में मान लेता हूँ L, इसकी मान लेता हूँ मैं 4 टाइम ऑफ L, और इसकी ले लेता हूँ मैं 3 टाइम ऑफ L। तो फिर इसकी वही फाइंड आउट करनी है हमें, थर्मल कंडक्टिविटी। वही सीरीज कॉम्बिनेशन है, कर लोगे? यस सर। ऑलराइट, तो आंसर बता दो जल्दी से। एक आंसर है 5k/3, एक है 4k/5, एक है 4k/3, एक है k/3। Yes, this is series combination. आया क्या? K इक्वलेंट L plus 4L plus 3L divided by L by K plus 4L by 2K plus 3L by K। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? और क्या आएगा सर 4k? यस, 4K वीडियो है तो 4K बाय कितना आ जाएगा? 3, है ना? यस सर। 4k/3 इज द आंसर। तो बहुत सिंपल स्टफ है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कुछ, वो भी हम देखेंगे अगली क्लास में, आप, है ना? ठीक है, सो यहीं पर कहानी को खत्म करेंगे आज। यश रब्बानी, यही है। ठीक है, तो यहीं पर समाप्ति करते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसको खत्म भी करेंगे, है ना?